everyone, how are you all? All are good, all are safe. अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है. So students, as you know, our chapter molecular basis is going on. This chapter is too much lengthy and too much important. I mean so important chapter is. ठीक है स्टूडेंट्स, जो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था पर डे और 2 क्लासेस चलेंगी. ठीक है, तो मैंने एक आपका लाइव सेशन ले लिया है और एक अब आपकी वाली क्लास हो जाएगी. ठीक है, एक आपका लाइव सेशन हो गया है और एक ये लाइव सेशन से जो मैं आपको डाउट्स लूँगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी. इस वीडियो में हम हमारा टॉपिक कंटिन्यू करेंगे. स्टूडेंट्स, जैसे कि जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, जो लास्ट ईयर हमने वीडियोज़ देखी हैं, बनाई हैं, उसमें जो मेरी सेकेंड वीडियो है वो ड्यू टू टेक्निकल इशू कम्प्लीट नहीं हो पाई थी. ठीक है, तो चलिए आज हम हमारा आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं. मैंने आपको लास्ट टॉपिक कौन सा कराया था? टाइप्स ऑफ डीएनए कराया था. कौन कौन से टाइप्स थे? डीएनए ए, डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए सी, डी एंड जेड. ठीक है, ये बताया था. ये किसके बेस पे क्लासीफाई किया था हमने इनको? वी क्लासीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ बेस नंबर ऑफ बेस पेयर्स एंड द पैटर्न ऑफ कॉइलिंग. इट मे बी राइट हैंडेड और इट मे बी लेफ्ट हैंडेड. ठीक है, वो ऐसे राउंड कर रहा है या ऐसे राउंड कर रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. सिंपल ये है. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ये था और सेकंड क्लासिफिकेशन क्या था हमारा? सेकंड क्लासिफिकेशन था बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि वो रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल है या किसी और चीज़ में हेल्पफुल है. मतलब बॉडी की रिमेनिंग फंक्शंस कर रहा है. अगर रिप्रोडक्शन में है तो वो होता है जेनेटिक डीएनए, और अगर वो एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन बाकी सब काम करता है तो होता है हमारा ट्रॉपिक डीएनए. ठीक है, ये छोटी छोटी सी टर्म्स, साइंटिस्ट के नेम, ईयर, डायमीटर, ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ बेटा? क्योंकि इस बार आपका जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है. अगर ऑब्जेक्टिव ना होता मैं भी थोड़ा आपको ऊपर से बता देती, बट आप ज़्यादा काम हमारा बढ़ गया है क्योंकि हमें डीपली पढ़ाना पड़ रहा है. बहुत ज़्यादा डीप इसको कहते हैं. ओके, नोट्स भी मुझे आपको ऐसे डीपली प्रिपेयर कराने पड़ेंगे. और स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, जो मैं आपको नोट्स बनवा रही हूँ उसमें जो आप छोटे छोटे वर्ड्स देखते हो ना, छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हो, उनको अलग से हाईलाइट करो. क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप सब कुछ रिवाइज कर पाओ. तो उस टाइम क्या होगा, आपको दूर से ही आपके इन सब पॉइंट्स पे नजर जाएगी, तो एग्जाम्स में याद रहेगा कि हाँ तो ये पॉइंट मैंने हाईलाइट किया था, ये पॉइंट ऐसे है. ठीक है, तो चलिए हम हमारा चैप्टर कंटिन्यू करते हैं. टाइप्स ऑफ डीएनए हम कर चुके हैं. अब मुझे आपको इंपोर्टेंट टर्म्स बतानी है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस सम इंपोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द टॉपिक्स. इंपोर्टेंट terms and the terms would be, terms क्या होंगी? सबसे पहले हमारी टर्म आती होती है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है. क्या होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? क्या होता है बेटा? सुना है? एक वर्ड देखो मैडम, MADAM. क्या खास है इसमें? इसमें खास ये है, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में लिखती हूँ तो भी ऐसे ही लिखा जाएगा, और अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में लिखती हूँ तो भी ऐसे ही. देखिए समझिए, जैसे मेरा नाम श्रेया है, श्रेया SHREEYA. इसको मैं अगर इस डायरेक्शन में लिख रही हूँ तो ऐसे ही लिखा जाएगा. बट अगर इसको इस डायरेक्शन में लिखूँ तो क्या लिखा जाएगा? AYEERHS. तो नहीं क्या बनेगा ये? IRIH वगैरह व्हाटएवर क्या बन रहा है ये. ठीक है ना, कुछ फनी सा बन रहा है. जैसे अभी स्टूडेंट देखी थी ना, वो ऐसे ही कुछ भी रैंडमली लिख देता है, उसमें उसके फ्रेंड्स के नेम छुपे होते हैं. ये कुछ ऐसा सा बन गया है. ओके, बट अगर मैं मैडम के बारे में बात करूँ, मैडम को ऐसे ही लिखूँ तो क्या बनेगा? MADAM. ये अभी भी क्या बन रहा है? मैडम ही बन रहा है. ओके, ये पहले भी मैडम ही बन रहा था और ये अभी क्या बन रहा है? मैडम. समझ आया? फिर तो जब इस तरह के वर्ड्स यूज हों कि अगर आपको लेफ्ट राइट पढ़ोगे तो भी वही मीनिंग होता है और राइट लेफ्ट पढ़ोगे तो भी वही मीनिंग होता है. इस तरह के सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. एग्जाम में क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ऊपर एक वर्ड दे देगा, बताओ उसमें से कौन सा वर्ड है जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस फॉलो कर सकता है. ठीक है, एक वर्ड और देख लीजिए आप लोग, मलयालम. मलयालम
मलयालम एक लैंग्वेज होती है, मलयालम। ठीक है, तो मैंने कैसे लिखा है, अब मैंने इसको लिखा है लेफ्ट टू राइट। और अगर अब कैसे लिखती हूँ, अब राइट टू लेफ्ट लिखती हूँ तो क्या होगा, MALAYLAM। अभी भी क्या बन रहा है, ये मलयालम ही बन रहा है। बायोसिंग था, ठीक है ना। तो अभी भी क्या बन रहा है, मलयालम ही बन रहा है। पहले क्या बन रहा था, मलयालम ही बन रहा था। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, जैसे एक और वर्ड डालडा। ठीक है, तो आपने बचपन में पहेली भी सुनी होगी, इस तरह की पहेली भी होती है, डालडा। ठीक है, तो समझ में आया पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। द सीक्वेंस, तो मैं लिख देती हूँ, द सीक्वेंस which give the same meaning when read from left to right, from left to right or right to left or right to left, this is called palindromic sequence. ओके, और एग्जाम्पल क्या होगा इसका, बेस्ट एग्जाम्पल। ओके, ये होता है हमारा। राइट डाउन दिस। चलिए आगे चलते हैं, फ्यू मोर टर्म्स। देखिए अब एक वर्ड आता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन केमिस्ट्री में भी इम्पोर्टेंट है, बायो में भी इम्पोर्टेंट है। जैसे एज आई ऑलवेज से अबाउट डी। ठीक है, डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन क्या होता है, डी, व्हाट डू यू मीन बाय डी, डी इज इक्वल टू रिमूवल, किसी भी चीज को रिमूव करना। ठीक है, रिमूवल रिप्रेजेंट्स द डी। देखिए डीनेचुरेशन मैंने क्या बताया, डीएनए में कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम उसको हाई टेम्परेचर दे दें, डीएनए क्या है, एक तरह का प्रोटीन है। क्या होता है डीएनए, एक तरह का प्रोटीन होता है। ठीक है, या ये बोल लो काफी सारे प्रोटीन्स मिलके क्या बनाते हैं, एक डीएनए बनाते हैं। तो प्रोटीन्स की खास बात ये होती है कि अगर आप उनको हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हो तो टूट जाते हैं। उनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाता है और वो एक तरह से अपनी फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा होता है। तो सेम हमारा होता है डीएनए में कि अगर हमने डीएनए को हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करा दिया या हमने उसको गर्म कर दिया, एक सेल जिसमें डीएनए है और उसको हाई टेम्परेचर दे दिया, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी, टूट जाएंगी। वो जो डीएनए है ये कैसे हो जाएगा, ये अनहील्ड हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। ऐसे था, ऐसे था और किस पे कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया। ये नॉर्मल कंडीशन है और ये डीनेचुर कंडीशन है। और किस वजह से होती है, हाई टेम्परेचर, यूवी रेज, अगर हार्मफुल यूवी रेज या हाई यूवी रेज अगर इस पर पड़ जाती है तो भी सेम हो जाता है। या फिर और क्या रीजन हो सकता है इसका, और इसका रीजन हो सकता है हार्मफुल केमिकल्स। अगर केमिकल्स एसिड्स इस पर डल जाते हैं तो भी क्या होता है, जो हमारा डीएनए होता है वो डीनेचुर हो जाता है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है। ओके, चलिए ये बात थी डीनेचुरेशन की। मतलब अब बात आती है फिर डीनेचुरेशन, मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। अब चलिए इसको ऐसे बना ही रहने देते हैं, ये भी काम आएगा हमारे।
रीनेचुरेशन, रीवर्ड पता है री का मतलब, व्हाट्सएप में कहीं कहीं हमारे बॉक्स हो जाता है रीसेंड। रीसेंड क्या मतलब होता है रीसेंड का? री क्या समझते हैं आप? री से अगेन, दोबारा, ठीक है, यही तो होता है। जैसे अगेन नेचुरल करना, उसको मतलब उसकी फंक्शनलिटी को वापस लेके आना। तो अभी मैंने क्या कहा है, अगर मैं डीएनए को या प्रोटीन को गर्म कर दूं तो क्या होता है, अपनी प्रॉपर्टीज को, फंक्शंस को लॉस कर देता है, वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर मैं इस सेम डीएनए को ही क्या करूं, कूल डाउन कर दूं, ठंडा कर दूं मैं, ठीक है, तो कोर टेम्परेचर दे दूं तो क्या होगा, यही जो डीएनए है, यही डीएनए मेरा वापस से एक डबल हेलिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये नॉर्मल कंडीशन थी, ये आफ्टर हीटिंग कंडीशन थी, आफ्टर हीटिंग, और ये कैसी थी मेरी, आफ्टर कूलिंग, आफ्टर कूलिंग मेरी ये कंडीशन थी, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन ये हुई, आफ्टर हीटिंग ये हुई, और आफ्टर कूलिंग ये हुई, क्लियर है। तो ये होता है ना डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ, डीनेचुरेशन का प्रोसेस हुआ, डीनेचुरेशन, इन हियर रीनेचुरेशन। बेटा हमने 3 टर्म्स डिस्कस कर ली है, विच वंस, द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। आपको इसके बारे में अगर कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आगे कंटिन्यू करना है। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमें डीएनए के बारे में कुछ छोटी छोटी सी बातें जाननी है जो हमारे ऑब्जेक्टिव पैटर्न या ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं हम। Some basic points regarding DNA. Some basic points regarding DNA। डीएनए से रिगार्डिंग कुछ खास पॉइंट्स हैं तो हमें आज क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। ओके, देखिए वो पॉइंट्स क्या होते हैं। देखिए हमारा डीएनए है, डीएनए में 2 तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। डीएनए में 2 तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। चलिए इसको हम यहाँ पर मैंने ड्रॉ ही करके छोड़ देते हैं, बार बार हमें ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये ओके, तो देखिए क्या होगा, ये डीएनए है, दिस सीक्वेंस इज 3' to 5' एंड दिस वन इज 5' to 3', ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल बोलते हैं, क्योंकि दोनों की जो पोलैरिटी है वो क्या है, अपोजिट है। एक 3 से स्टार्ट होता है तो 5 से, तो दूसरा 5 से स्टार्ट होता है, एक 3 से एंड होता है तो दूसरा 5 से एंड होता है। ओके, देखिए जो हमारा डीएनए होता है उसमें 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक होते हैं फंक्शनल, एक होते हैं नॉन फंक्शनल। सपोज कुछ इस तरह से, ठीक है ना। जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, सपोज ये क्या है मेरा, ये फंक्शनल प्रोटीन्स है, ये फंक्शनल पार्ट है डीएनए का, बाकी जो है
साल। ओके, तो देखिए जो मैंने क्या किया है, हाईलाइट किया है पोर्शन, वो फंक्शनल है, और जो हाईलाइट नहीं किया है वो नॉन फंक्शनल है। तो यहीं से हम एक पॉइंट बनाते हैं हमारे डीएनए का। अ पार्ट ऑफ डीएनए, अ पार्ट ऑफ डीएनए that synthesize protein, that synthesize protein are called सिस्ट्रोन। क्या बोलते हैं इसको? सिस्ट्रोन बोलते हैं। याद रहेगा क्या बोलते हैं? सिस्ट्रोन। एंड द नॉन फंक्शनल पार्ट, ये इसका ही है दूसरा पॉइंट, एंड द नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, जो मैंने जो हाईलाइट किया वो तो फंक्शनल पार्ट है, जो हाईलाइट नहीं किया वो नॉन फंक्शनल पार्ट है। उसको क्या कहते हैं? ऑफ डीएनए इज नोन एज एक्सोन। क्या कहलाता है वो? एक्सोन। ठीक है, ये जो पोर्शन है ना बीच का, इस तरह से जो मैंने ये हाईलाइट पोर्शन नहीं है, ये क्या है तरह का? ये एक्सोन पोर्शन होता है। ठीक है, और क्या करेंगे इस बारे में पॉइंट्स? देखिए इसमें सिर्फ एक सिस्ट्रोन मिल रहा है, मतलब एक ही तरह का प्रोटीन है जो फंक्शनल है, उसे कहते हैं हम मोनोसिस्ट्रोनिक। वन प्रोटीन इज इक्वल टू मोनोसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक हम उसे कहते हैं, इसमें एक ही तरह का प्रोटीन पाया जाता है बस। जिसमें दो तरह का पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बायसिस्ट्रोनिक। मतलब ये दो तरह के प्रोटीन बनाएगा डीएनए। और अगर कोई डीएनए बहुत सारे तरह के प्रोटीन बनाता है, मोर देन टू प्रोटीन, उसको बोलते हैं हम पॉलीसिस्ट्रोनिक डीएनए। पॉलीसिस्ट्रोनिक डीएनए क्या बोलेंगे इसको? पॉलीसिस्ट्रोनिक डीएनए बोलते हैं। ओके, क्लियर है? तो ये होता है ना सिस्ट्रोन्स के बारे में और प्रोटीन्स के बारे में। एक वर्ड आता है बेटा सी वैल्यू, पहले आप इसको लिखिए। क्या आता है? एक वर्ड आता है सी वैल्यू। सी वैल्यू क्या होता है? सी वैल्यू एक पूरे सेट पे, एक सपोज जो हमारा डीएनए होता है किस पे होता है? ऐसे मेरा पूरा क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? पूरा क्रोमोसोम, और इस पूरे क्रोमोसोम पे कुछ इस तरह से डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से डीएनए पाए जाते हैं। तो सी वैल्यू हमारी यहीं से कैलकुलेट होती है। द टोटल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, द टोटल नंबर ऑफ डीएनए एट अ स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड पे कितने डीएनए हैं। ठीक है, एक स्ट्रैंड पे कितने डीएनए हैं। अब देखिए मैं तो कंटिन्यू बनाया, मे भी ऐसा हो ये बीच से क्लियर हो, इस तरह से हो। ठीक है, बीच में यहाँ से ब्रेक हो, सब कंटिन्यू तो होंगे नहीं। यहाँ से यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो सी वैल्यू क्या होती है? एक पूरे स्ट्रैंड पे कितने डीएनए पाए जा रहे हैं, ये क्या बताता है? उसकी सी वैल्यू को बताता है। ओके,
बात मैं आप लोगों को बताती हूँ। चलिए पहले इसको लिखिए। चलिए अब आगे चलते हैं। ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन जीनोम मतलब ह्यूमन डीएनए। ओके, आ ह्यूमन जीनोम, जो एक क्या होता है, ह्यूमन जीनोम होता है। अ ह्यूमन जीनोम इट इज हैप्लोइड, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है हैप्लोइड होता है, क्योंकि हैप्लोइड मेल का होगा और हैप्लोइड फीमेल का होगा, तभी तो मिलके एक डिप्लोइड जाइगोट बनेगा। ये चीज़ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम अप्रैल में पढ़ चुके हैं अ नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, तो अ ह्यूमन जीनोम जो कि क्या है, हैप्लोइड है, वो क्या कर रहा है, हैव 3 बिलियन इक्वल टू 3 बिलियन बेस पेयर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं इस लेंथ। ठीक है, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग उसमें 3 बिलियन, एक पूरा ह्यूमन जीनोम पूरा डीएनए है, एक सेल का एक न्यूक्लियस में जो डीएनए है उसमें कितने जीन्स पाए जाते हैं, 3 बिलियन। ठीक है, ये पाए जाते हैं 3 बिलियन, और ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो उसको क्या करते हैं, राइट डाउन करो। और डीएनए की लेंथ कितनी होती है, लेंथ यहाँ पे मैंने लिख दिया, लेंथ ऑफ डीएनए इज 2.2 मीटर। नॉर्मली 2.2 मीटर होती है, बाकी डिपेंड करता है वो कहाँ पे पाया जा रहा है, क्या उसका फंक्शन है। इस पर उससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। एक अप्रोक्सीमेशन है कि हाँ उसकी 2.2 ही क्या होगी, उसकी लेंथ होगी। ठीक है, फिर इसके बाद एक वर्ड आता है बेटा हिस्टोन। ठीक है, क्या वर्ड आता है, हिस्टोन। हिस्टोन के ऊपर क्वेश्चन बहुत बनते हैं, पहले अपने सब लिखिए, फिर हम हिस्टोन डिस्कस करते हैं। हिस्टोन क्या होता है, एक स्ट्रक्चर, अ स्ट्रक्चर ऑफ 8 प्रोटीन्स, अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ 8 प्रोटीन्स। 8 प्रोटीन्स से मिलके एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं ऑक्टामेयर। वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो होता है हमारा हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, क्या कहलाता है, हिस्टोन। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम हमारा इतना ही रखते हैं, बाकी हम अबाउट डीएनए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।